सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 either party to a marriage whether performed before or after the commencement of this act may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of grounds specified in subsection 1 of section 13, and in the case of a wife also on any of the grounds specified in subsection 2 thereof as grounds on which a petition for divorce might have been presented. Subclause 2, where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the count may, on the application by petition or either party, and on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, revoke the decree if it considers it just and reasonable to do so. धारा 10 बात करता है न्यायिक पृथक्करण अर्थात न्यायिक अलगाव की। न्यायिक पृथक्करण का अर्थ होता है पति पत्नी में न्यायालय के आदेश के द्वारा पृथक्करण या विवाह विच्छेद से भिन्न प्रकार का उपचार होता है। विवाह विच्छेद द्वारा विवाह संबंध समाप्त हो जाते हैं। पति और पत्नी कहीं और विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यदि वे पुनः मिलाप करना चाहते हैं तो उनको दोबारा विवाह करना होता है तथा विवाह हेतु सभी आवश्यक शर्तों को फिर से उनको पूरा करना पड़ता है। उनका पुनर्मिलाप विवाह विच्छेद की डिक्री के विखंडन मात्र से नहीं होता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन से विवाह संबंध को केवल एक ग्रहण मात्र लग जाता है। दंपति विवाह बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। विवाह जो है अस्तित्व में होता है, विवाह का समापन नहीं होता है जुडिशियल सेपरेशन में। समझौते और पुनर्मिलाप के आधार पर इनका विवाह फिर से अस्तित्व में आ सकता है। इसके लिए उन्हें दोबारा विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के विखंडन मात्र से ही हो सकता है। जुडिशियल सेपरेशन एक ऐसा संबंध विच्छेद होता है जो रहन सहन और खान पान तक ही सीमित रहता है। यह पति या पत्नी को एथोराइज करता है कि वह एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग रह सकते हैं। जहां जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो गई है वहां प्रार्थी का यह कर्तव्य नहीं होता है कि वह विपक्षी के साथ सहवास करे और एक दूसरे के सहचर्य से अपने को हटा लेने के मामले में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री भी नहीं फाइल की जा सकती है। विवाह के दोनों पक्षकार विवाह के सभी दायित्वों एवं भारों के अधीन हैं, लेकिन वे विवाह के लाभों से वंचित हैं। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के पश्चात पति या पत्नी में से कोई यदि पुनर्विवाह करता है तो वह हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 में बाइगेमी अपराध का दोषी माना जाता है। इस कारण जुडिशियल सेपरेशन पक्षकारों के नैतिक चरित्र के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। सेक्शन 10 में न्यायिक पृथक्करण का अनुतोष कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रदान किया गया है। सेपरेशन की यह व्यवस्था हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के पूर्व के विवाहों और अधिनियम के पारित होने के बाद के विवाहों पर समान रूप से लागू होता है। यह रिलीफ विवाह के दोनों पक्षकारों को प्राप्त होता है, अर्थात पति पत्नी दोनों इसके लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला न्यायालय द्वारा ऐसे विवाहों को न्यायिक पृथक्करण की दिशा में स्वीकृत किया जाता है यदि याची सेक्शन 10 की धाराओं के उपखंडों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1966 के अधीन जुडिशियल सेपरेशन तथा डिवोर्स के ग्राउंड अब एक समान कर दिए गए हैं। उन्हीं आदेशों में से किसी एक को प्राप्त किया जा सकता है। संशोधन अधिनियम 1976 में न्यायिक पृथक्करण के आधार और अधिक संख्या में हो गए हैं। अब न्यायिक पृथक्करण के आधार निम्नलिखित हैं। अब हम ग्राउंड्स डील करेंगे। ग्राउंड्स किस किस ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन
या डिवोर्स मिल सकता है। अब जो है जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के ग्राउंड सेम है। जिस ग्राउंड्स पे डिवोर्स मिल सकता है वही ग्राउंड जो है जुडिशियल सेपरेशन का भी है। यानी जिस ग्राउंड्स पे हम डिवोर्स के लिए जा सकते थे उन्हीं ग्राउंड्स पे हम जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाएंगे। पहला ग्राउंड बात करता है एडल्ट्री का, जारकर्म। जारकर्म हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। जारकर्म भारतीय दंड संहिता धारा 497 में डिफाइन किया गया है। 497 यह कहता है कि जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है और उस पुरुष की सम्मति के बिना उस स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जो कि रेप नहीं आता क्योंकि यहाँ पे स्त्री की कंसेंट होती है, तो कहा जाता है कि इन दोनों ने, मेल एंड फीमेल ने, दोनों ने एडल्ट्री किया है, यानी जारकर्म। जारकर्म को आईपीसी 497 में डिफाइन किया गया है। एडल्ट्री अब इंडिया में क्राइम नहीं है। यानी एक व्यक्ति किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति से, बल्कि वह पुरुष यह जानता है कि वह किसी और की वाइफ है या जानते हुए भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो यह एडल्ट्री बोला जाता है। ये भी ग्राउंड देता है डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन का। सेकेंड आता है क्रूरता। क्रूरता को भी हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। क्रूरता को 498 कैपिटल ए आईपीसी इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है। 498 यह कहता है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता किया जाना। यानी जो कोई किसी स्त्री का पति या उसका पति का नातेदार है, अगर स्त्री के साथ क्रूरता करेगा तो इसमें 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंड दिया जा सकता है। थर्ड ग्राउंड है डिजर्शन, अभित्याग। जब याची का दूसरे पक्ष ने 2 वर्ष पूर्व तक लगातार अभित्याग किया हो, यह समय याचिका के दायर करने की तिथि से 2 वर्ष पूर्व तक माना जाएगा। नेक्स्ट, कोढ़। जब दूसरा पक्ष याचिका दायर करने के 1 वर्ष पहले घोर कोढ़ से पीड़ित रहा हो। नेक्स्ट, रजित जन्य रोग। जब दूसरा पक्ष याचिका दायर करने के समय के पूर्व से ऐसे रजितजन्य रोग से पीड़ित रहा हो जो संपर्क में दूसरों को भी हो सकता है। अगला, मानसिक विकृतता। जब प्रत्युत्तरदाता उपचार से ठीक न होने योग्य यानी असाध्य मस्तिष्क विकृतता से पीड़ित हो अथवा इस प्रकार की मानसिक अवस्था से लगातार अथवा बार बार पीड़ित रहा है और इस सीमा तक पीड़ित रहा है कि याची प्रत्युत्तरदाता के साथ उपयुक्त ढंग से नहीं रह सकता है। अगला आता है धर्म परिवर्तन। यदि कोई एक पक्षकार हिंदू धर्म का त्याग देता है, हिंदू धर्म को त्याग करके किसी अन्य धर्म को ग्रहण कर लेता है, तो दूसरे पक्षकार को 13 में ग्राउंड मिल जाता है कि वो डिवोर्स की डिक्री फाइल कर सकता है। यहाँ पे ये चीज समझने की आवश्यकता है कि जिस आधार पे हम डिवोर्स के लिए जा सकते थे वही सेम ग्राउंड पे हम जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी जा सकते हैं। दोनों के ग्राउंड सेम है। यानी कोई व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं रह गया है तो याची इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, संसार परित्याग। विवाह का कोई पक्षकार जब संसार का परित्याग करके संन्यास धारण कर लेता है तो इस स्थिति में दूसरा पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर सकता है। मिसिंग फॉर 7 years, सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसको परिकल्पित मृत्यु भी बोलते हैं। यदि विवाह के किसी पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या इससे अधिक समय से उसको ना तो देखा गया है ना उस व्यक्ति के बारे में सुना गया है, तो यह माना जाता है कि अगर वह व्यक्ति जीवित होता तो उसके बारे में सुना गया होता या उसको देखा गया होता। यदि विवाह के किसी पक्षकार के बारे में 7 साल या उससे अधिक समय से
उन लोगों के द्वारा इसका जीवित होना नहीं सुना गया है जो उसके विशेष संबंधी हैं और जिन्हें यदि वह व्यक्ति जीवित होने का ज्ञान होता तो विवाह के दूसरे पक्षकार को न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने का आधार प्राप्त हो जाता है। लेकिन बिना डिग्री प्राप्त किए हुए अगर कोई पक्षकार विवाह कर लेता है तो वो द्विविवाह का दंडी हो जाएगा। यानी 7 वर्ष से या उससे अधिक किसी पक्षकार के बारे में नहीं सुना गया है, ना उसको देखा गया है, तो इस स्थिति में भी दूसरे पक्षकार के द्वारा डिवोर्स लेना कंपलसरी है। बिना डिवोर्स के वो मैरिज नहीं कर सकता है, दूसरा मैरिज नहीं कर सकता है। अब आते हैं ग्राउंड्स फॉर वाइफ। पत्नी को किन आधारों पर विशेष ग्राउंड्स के अधिकार दिए गए हैं? नंबर 1, पति द्वारा द्विविवाह। पत्नी विवाह विच्छेद के लिए तलाक की याचिका इस आधार पर भी प्रस्तुत कर सकती है कि पति ने जो है उसके जीवित होते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया है। तो द्विविवाह अधिनियम की धारा 17, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 में बताया गया है कि जो कोई अपने पति पत्नी के जीवित होते हुए भी उनके जीवन काल में कोई दूसरा विवाह करता है तो वह उसको द्विविवाह के लिए दंडित किया जाएगा। उसको दंड कहाँ दिया जाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अधीन। तो पत्नी को राइट मिलता है, अगर उसका पति ने द्विविवाह कर लिया है तो स्पेशल ग्राउंड मिल रहा है वाइफ को कि वो चाहे तो इस बेस पे डिवोर्स ले सकती है। ठीक। पत्नी विवाह विच्छेद के लिए तलाक की याचिका इस आधार पर प्रस्तुत कर सकती है कि उसके पति ने द्विविवाह कर लिया है अथवा विवाह के पूर्व पति द्वारा विवाह की गई कोई पत्नी विवाह के समय जीवित थी। यानी जब उनका विवाह हुआ तो उससे पहले पति की कोई पत्नी जीवित थी। यह आधार तभी लागू होता है जब दूसरी पत्नी याचिका प्रस्तुत करने के समय जीवित हो। सेकंड, पति द्वारा बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पशुगमन का दोषी होना। यदि पति बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पशुगमन के अपराध का दोषी है तो इन आधारों पर भी पत्नी तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकती है। यानी हस्बैंड जो है वो बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का अगर दोषी रहा है तो पत्नी को यह आधार भी प्रदान मिलता है कि वह चाहे तो इन आधार पर डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा सकती है। थर्ड, मेंटेनेंस डिक्री टू वाइफ। जहां हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन या सीआरपीसी की धारा 125 की कार्यवाहियों के अंतर्गत पति के अगेंस्ट पत्नी के पक्ष में भरण पोषण के लिए डिक्री अथवा आदेश पास कर दिया गया है और इस प्रकार की डिक्री या आदेश पास हो जाने के बाद विवाह के पक्षकारों में सहवास 1 वर्ष अथवा अधिक वर्षों से नहीं हुआ है तो भी पत्नी को ग्राउंड मिलता है कि वो डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा सकती है। थर्ड बात करता है मेंटेनेंस डिक्री टू वाइफ। हिंदू दत्तक ग्रहण अथवा भरण पोषण अधिनियम 1956 का सेक्शन 18 या सीआरपीसी का सेक्शन 125 के अंतर्गत अगर पति के अगेंस्ट में और पत्नी के फेवर में अगर डिक्री पास हो गई है और इस प्रकार की डिक्री या आदेश पास हो जाने के बाद विवाह के पक्षकारों में सहवास 1 वर्ष और अधिक वर्षों तक नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में वाइफ को ग्राउंड मिल जाता है कि वो डिवोर्स के लिए जा सकती है। चौथा, यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु पूरा होने के पूर्व संपन्न हो गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व विवाह को निराकृत कर दिया है। ठीक। चौथा ग्राउंड यह कहता है यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले हुआ था और उसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले विवाह को अगर निराकृत कर देती है तो भी एक ग्राउंड मिल जाता है वाइफ को।
ठीक। जैसे क्रूरता था, क्रूरता दो तरह की होती है, शारीरिक अथवा मानसिक। ठीक। शारीरिक क्रूरता क्या होती है? शारीरिक क्रूरता से आशय कोई हिंसापूर्व कृत करना जो विधिक क्रूरता के लिए पर्याप्त हो तथा प्रत्येक दशा में पक्षकारों की परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मारना पीटना, जब मारेंगे हम शरीर पे तो शारीरिक नुकसान होगा, तो वो शारीरिक क्रूरता में आएगा। वो आसानी से सिद्ध हो जाती है क्योंकि वहां पे आपको मार पिटाई के निशान, ऐसी परिस्थितियां सिद्ध कर देती हैं कि शारीरिक क्रूरता हुई है। सेकंड बात करता है मानसिक क्रूरता की। मानसिक क्रूरता का निर्धारण प्रत्येक मामले में अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें शारीरिक चोट और हिंसा की बात नहीं आती है। ठीक। इस प्रकार की क्रूरता से आशय उन कृत्यों से होता है जिनके द्वारा किसी पक्षकार को मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाती है, कुछ अपशब्द बोले जाते हैं जिससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मिथ्या दोषारोपण करना तथा पति का अत्यधिक शराब का सेवन करना, अन्य स्त्री से अवैध संबंध स्थापित करना, अपशब्द बोलना, वैश्यावृत्ति के लिए स्त्री को बाध्य करना, निंदा करना, व्यंग करना, इस प्रकार की क्रूरता में आते हैं। तो शारीरिक क्रूरता आसानी से सिद्ध हो जाती है लेकिन मानसिक क्रूरता आसानी से सिद्ध नहीं होती है। मानसिक क्रूरता में क्या क्या आएगा? किसी प्रकार का एलिगेशन लगाना, कमेंट करना, अपशब्द बोलना, ये सब मानसिक क्रूरता में आता है। एक केस है ए जयाचंद्रा वर्सेज अनिल कौर। ए जयाचंद्रा वर्सेज अनिल कौर। इस मामले में यह कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत क्रूरता के बारे में एक सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस वाद में न्यायालय ने यह कहा कि क्रूरता मानव के आचरण एवं व्यवहार के माध्यम से होती है तथा जहां मानव आचरण एवं व्यवहार इस तरह के हों कि दूसरा पक्ष उसके साथ नहीं रह सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों को हम क्रूरता मानते हैं। ये एक तरह की क्रूरता है। नेक्स्ट केस है सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर। इस वाद में न्यायालय ने वाद के तथ्यों तथा पक्षकारों के आचरण के आधार पर क्रूरता शब्द को परिभाषित किया। न्यायालय ने इस बात की भी संपुष्टि की कि जहां पक्षकारगण अपना विवाह विच्छेद क्रूरता के आधार पर लेना चाहते हैं तथा इस बात की याचिका न्यायालय के समक्ष की गई है, वहां पक्षकार को इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी उसके प्रति दुराशय की भावना रखता है। ऐसे मामले में न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह वाद के तथ्यों के आधार पर क्रूरता को निर्धारित करे। ये था हमारा सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं। जुडिशियल सेपरेशन किन किन ग्राउंड पे मिलेगा? नंबर 1 बात करता है जारता जारकर्म। जारकर्म हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। जारकर्म को धारा 497 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। जारकर्म क्या होता है? किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री की सहमति से, बल्कि वह पुरुष जानता है कि वह स्त्री किसी अन्य की पत्नी है या जानते हुए भी उस स्त्री की सहमति से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वह एडल्ट्री होता है। एडल्ट्री अब इंडिया में क्राइम नहीं है। एडल्ट्री और रेप में ये डिफरेंस है कि रेप में जो है इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, लेकिन एडल्ट्री में स्त्री की इच्छा से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। दूसरा क्रूरता। क्रूरता को भी हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। क्रूरता को भारतीय दंड संहिता 498 में डिफाइन किया गया है। थर्ड अभित्याग। चौथा धर्म परिवर्तन, यानी हिंदू विवाह का कोई पक्षकार जो हिंदू धर्म को त्याग देता है, अर्थात वो हिंदू नहीं रह जाता है, तो दूसरे पक्ष को यह ग्राउंड मिलता है कि वो चाहे तो डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर सकता है। अगला विकृत चित्ता। नेक्स्ट कुष्ठ रोग। नेक्स्ट रजित जन्य रोग। नेक्स्ट संसार त्याग।
हिंदू विवाह का कोई पक्षकार संसार का त्याग कर देता है, अर्थात वह संन्यास को धारण कर लेता है, तो जो व्यथित पक्षकार है वो जिला न्यायालय में अर्जी के माध्यम से इस आधार को उठाते हुए डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट, 7 वर्ष तक लापता, यानी कोई व्यक्ति जिसको ना तो 7 वर्ष से देखा गया है, ना तो 7 वर्ष या उससे अधिक से समय से उसके बारे में सुना गया है, तो यह धारणा रहती है कि कोई व्यक्ति अगर जीवित होता तो उसको देखा गया होता या उसको सुना गया होता। यहाँ तक कि उसके जो सगी संबंधी हैं, क्लोज रिलेशन में हैं, वो भी उसको ना तो 7 वर्ष से देखे हैं ना 7 वर्ष से सुने हैं। ये भी ग्राउंड देता है हस्बैंड वाइफ को कि चाहे तो इस बेस पे वो जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स की डिक्री फाइल कर सकते हैं। बिना डिवोर्स की डिक्री लिए दूसरा विवाह नहीं किया सकता है। अगर कोई बिना डिवोर्स की डिक्री लिए दूसरा विवाह कर लेता है तो वह बाइगेमी का अपराधी होगा। धारा 17 यह कहता है कि जो कोई पति पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करता है वह द्विविवाह का दंड का अधिकारी होता है और उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में दंडित किया जाता है। 494 में 7 साल या जुर्माने की सजा है और 495 में 10 साल या जुर्माने की सजा का प्रावधान है। पत्नी को 4 स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, 4 स्पेशल ग्राउंड्स दिए गए हैं। नंबर 1, बाइगेमी। यदि पति जो है दुर्विवाह कर लेता है, पत्नी के जीवन काल पत्नी के जीवित होते हुए भी अगर वो किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है तो पत्नी को ग्राउंड मिल जाता है कि वो उसको एक स्पेशल ग्राउंड मिलेगा, जो चाहे तो हस्बैंड से डिवोर्स फाइल कर सकती है। नेक्स्ट, बलात्संग, गुदा मैथुन और पशुगमन। यदि पति बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पशुगमन के अपराधी का दोषी रहा है तो इस आधार पर भी पत्नी जो है डिवोर्स की डिक्री या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के लिए आवेदन कर सकती है जिला न्यायालय में। थर्ड ग्राउंड ये बात करता है कि मेंटेनेंस डिक्री टू वाइफ, यानी हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन या दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन अगर पति के अगेंस्ट में और पत्नी के फेवर में भरण पोषण की डिक्री या आदेश कोर्ट के द्वारा पारित कर दिया गया है और इस प्रकार के डिक्री या आदेश पास हो जाने के बाद विवाह के पक्षकारों में सहवास 1 वर्ष अथवा अधिक वर्षों से नहीं हुआ है तो भी वाइफ को यहाँ पे एक विशेष आधार प्रदान किया जाता है कि वो चाहे तो डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा सकती है। चौथा ग्राउंड है पति द्वारा विवाह का निराकरण। यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु पूरा होने के पहले संपन्न हो गया था और उसने अब 15 वर्ष का आयु पूरा कर लिया है, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले अगर वो विवाह का निराकरण कर देती है तो भी वो डिवोर्स के लिए जा सकती है। तो जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? यह ऐसा सेपरेशन है हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के पूर्व के विवाहों और अधिनियम के पारित होने के बाद के विवाहों पर सामान्य रूप से लागू होती है। यह रिलीफ विवाह के दोनों पक्षकारों को मिलती है, अर्थात पति तथा पत्नी दोनों इसके लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी याचिका जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, यानी जो कोई जितने ग्राउंड 13 में बताए गए हैं, कोई भी एक ग्राउंड के आधार पर जो व्यथित या पीड़ित पक्षकार है वो जिला न्यायालय में विवाह विच्छेद या न्यायिक अलगाव की डिक्री प्राप्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अब जो भी उसमें कथन या तथ्य बताए गए हैं उस याचिका में, कोर्ट जो है जिला न्यायालय उसकी जांच करेगा। अगर वह संतुष्ट हो जाता है और ग्राउंड से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह व्यथित पक्षकार याची के पक्ष में डिक्री पास कर सकता है।
अब हम एक बात 13A पढ़ते हैं। 13 का ये 13A बात ये करता है अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। ठीक, in any proceeding under this act on a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, except in so far as the petition is founded on the grounds mentioned in clause 2nd, 6 and 7 of sub clause 1 of section 13. The court may, if it considers it just so to do, having regard to the situations of the case, pass instant a decree for judicial separation। 13A एक अल्टरनेट रेमेडी की बात करता है कि अगर कोई पक्षकार 13 में बताए गए आधारों पर अगर वह डिवोर्स के लिए जाता है तो कोर्ट्स के पास ये राइट है कि वो चाहे तो डिवोर्स दे, चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकता है। तो ये 13 बात करता है कि कोर्ट को एक वैकल्पिक अधिकार देता है, यानी कोई एक पक्षकार जो डिवोर्स की डिक्री के लिए जिला न्यायालय में आवेदन करता है, अब कोर्ट के पास ये राइट है कि चाहे तो उसको डिवोर्स की डिक्री दे दे, चाहे तो उसको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे दे। 13 का यह कहता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा में छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 4, 2, 6 और 7 में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या न्याय संगत समझता है तो विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर सकता है। यानी विवाह के दो पक्षकार हैं, ए और बी। बी जो है 13 में कोई ग्राउंड्स के आधार पर वो जिला न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए आवेदन करता है, तो कोर्ट चाहे तो डिवोर्स की डिक्री ना प्रदान करते हुए उसको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री प्रदान कर सकता है। तो 13 का कैपिटल है यही बात करता है अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। ये क्या है? डिवोर्स प्रोसीडिंग में एक अनुकल्पिक रिलीफ प्रदान करता है। कोर्ट को ऐसा राइट है कि वो 13 में, लेकिन अगर अर्जी गई है 13 के 2, 13 के 6 और 13 के 7 अंतर्गत, तो उन आधारों को छोड़कर बाकी किसी आधार पर गई है तो कोर्ट डिवोर्स ना देकर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकता है। तो ये था सेक्शन 10, बात करता था जुडिशियल सेपरेशन का। जुडिशियल सेपरेशन में विवाह का समापन नहीं होता है, विवाह अस्तित्व में होता है। यहाँ पे समझौता और मेल मिलाप की संभावना होती है, लेकिन डिवोर्स में अगर डिवोर्स की डिक्री मिल गई है तो क्या है, विवाह का समापन हो जाता है। अब अगर उन दोनों पक्षकारों को फिर से आपस में विवाह करना है तो फिर से उसी रीति रिवाज और नियम के अनुसार वो विवाह करेंगे। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, अगर मेल मिलाप, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल गई है, मेल मिलाप हो गया है, पुनर्मिलन हो गया है, तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री जो है वो रिवोक हो जाती है और फिर से जो मैरिज है वो अस्तित्व में आ जाती है। कोई अगर क्वेश्चन हो, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। समझ में आ गया सेक्शन 10? जी सर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 एंड सेक्शन, ठीक? ओके। आज ये हमारा सेक्शन 10 तक हो गया। नेक्स्ट में सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। सेक्शन 11 बात करता है शून्य विवाह की और 12 है शून्य करणीय विवाह की। तो शून्य और शून्य करणीय विवाह हम कल पढ़ेंगे।